तो चैप्टर है हमारा पीजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट। चैप्टर नंबर 8 लिखा हुआ है, थीम नंबर 8। थीम मीन्स है मतलब हमारा चैप्टर नंबर 8 पीजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट। मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे पीजेंट्स के बारे में, जमींदार्स के बारे में और स्टेट के बारे में। सो चैप्टर किस पर बेस्ड है? एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। एग्रेरियन सोसाइटी, जो एग्रेरियन सोसाइटी क्या होती है? हाँ, जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। एंड मुगल एम्पायर, और पूरा जो मुगल एम्पायर, इसके जो क्रोनिकलर है जिन्होंने इसको बताया मुगल एम्पायर कैसे चल रहा था, क्या क्या चीजें थी, उन सब के बारे में। सो डेट आ जाएगी हमारी 16 से लेकर के 17 सेंचुरी तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज अबाउट, अगर हम बात करें 16th और 17th सेंचुरीज तक 85% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो विलेजेस में रहा करती थी। और इसमें हम बात कर लें, चाहे बोथ पीजेंट्स और लैंडेड एलाइट्स थे, इसमें दोनों ही लोग थे। एक पीजेंट्स थे जो लोग, और दूसरे जो लैंडेड एलाइट्स थे, वो लोग जो जमीनों पर राज कर रहे थे, वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। वो सभी लोग इन्वॉल्व थे यहाँ पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। एंड क्लेम्ड, और यहाँ पर क्लेम कर रहे थे राइट्स, वो क्लेम कर रहे थे अपने राइट्स, जो उनके राइट्स थे। कैसे? टू शेयर टू द प्रोड्यूस, शेयर टू द प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसमें अपना जो भी उनका क्लेम करते थे, जो भी उनका राइट्स था उस पर, शेयर पर। और इसने क्रिएट किया एक रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन। और यहां पर ये सारी चीजें जो है वो क्या कर रही थी? रिलेशनशिप को बना रही थी। किसके बेसिस पर? कोऑपरेशन के बेसिस पर, कंपटीशन के बेसिस पर, एंड कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से इन सभी के बीच में हो रहे थे, उन सभी की जो बात है हम यहां पर करने वाले हैं। द सम ऑफ दीज एग्रेरियन रिलेशनशिप्स, और कुछ जो एग्रेरियन रिलेशनशिप्स हैं जो कहां पर बनी थी? इन रूरल सोसाइटी के अंदर बनी थी, उन सबको हम यहां पर देखने वाले हैं। और इसी सेम टाइम पर क्या हो रहा था कि एजेंसीज फ्रॉम आउटसाइड, कुछ लोग, कुछ पर्टिकुलर लोग जो थे आउटसाइड से आ रहे थे, ऑल्सो एंटर्ड इनटू द रूरल वर्ल्ड। जो यहां पर क्या कर रहे थे? रूरल वर्ल्ड में एंटर्ड हो रहे थे। मतलब कुछ दूसरे लोग जो थे वो अब रूरल वर्ल्ड में एंटर होने लगे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज वॉज द, और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात का हम देखें तो वो क्या थी? दीज वॉज द मुगल स्टेट। वो क्या थी? मुगल स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इन सब के बीच में वो ये है कि यहां पर मुगल स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसी के अलावा जो क्या कर रहे हैं? विच ड्राइव द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मतलब यहां पर जो मुगल स्टेट है उसका बल्क ऑफ, हाँ, जो मुगल स्टेट है उसका बल्क ऑफ रेवेन्यू जो है वो कहां से आ रहा है? इसी एग्रीकल्चर से आ रहा था। विच ड्राइव द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से बल्क ऑफ इनकम जो थी वो इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से थी। आगे हम बात करें एजेंट्स ऑफ द स्टेट, और जो एजेंट्स थे स्टेट के, जो लोग क्या कर रहे थे? काम करते थे स्टेट रेवेन्यू का, वो एसेसर्स थे। जो लोग क्या करते थे? लोगों से रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे। कलेक्टर्स, रिकॉर्ड कीपर्स, एजेंट्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू एसेसर्स, कलेक्टर्स और रिकॉर्ड कीपर्स, ये सभी जो लोग थे सॉट टू कंट्रोल रूरल सोसाइटी। ये सब क्या कर रहे थे? अपना जो कंट्रोल है रूरल सोसाइटी पर उसको पूरा बना रहे थे, चला रहे थे। कंट्रोल रूरल सोसाइटी सो एज टू इंश्योर दैट कल्टीवेशन टू प्लेस एंड द स्टेट गॉट दिस। क्या हो रहा था यहां पर? इस चीज को यहां पर हमें ध्यान देना है कि कल्टीवेशन जो हो रहा था यहां पर, और स्टेट जो कर रहा था अपना पूरा कंट्रोल कर रहा था यहां पर। शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द प्रोड्यूस, शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द प्रोड्यूस, कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो स्टेट है, स्टेट वो पूरे तरीके से यहां पर फोकस कर रहा था कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है,
जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पूरे प्रोडक्शन का हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे और क्या शेयर बनता है, क्या शेयर बनता है स्टेट का, उसको लिया जाएगा लोगों से, फ्रॉम द स्टेट जो भी प्रोड्यूस होगा सब कुछ। सिंस मैनी क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल, और तब से बहुत सारी ऐसी फसलें थी जिन्हें सिर्फ क्यों उगाया जाता था, सिर्फ बेचने के पर्पज से उगाया जाता था, फॉर सेल, वर ग्रोन फॉर सेल, ट्रेड मनी एंड मार्केट्स एंटर्ड द विलेजेस। सो क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल, वो क्रॉप जो उगाई जाती थी सेल के लिए, बेचने के लिए, ट्रेड के लिए, मनी एंड मार्केट्स, ये सब कुछ एंटर्ड हो चुके थे विलेजेस के अंदर। एंड एग्रीकल्चरल एरियाज जो है वो टाउन्स के साथ क्या हो चुके थे, अब लिंक हो चुके थे। क्या, जो टाउन्स हैं कौन से वाले, एग्रीकल्चर टाउन्स जो थे वो अब लिंक हो चुके थे, किसके साथ लिंक हो चुके थे, हाँ, लिंक द एग्रीकल्चरल एरियाज विद द टाउन्स, वो किसके साथ, हाँ, एग्रीकल्चर जो पर्टिकुलर एरियाज थे, जो रूरल एरिया था, वो सब लिंक हो गए थे किसके साथ, टाउन्स के साथ, विद द टाउन्स, इन टाउन्स के साथ ये सब लोग अब लिंक हो चुके थे। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है एक रूरल सीन है, डिटेल फ्रॉम अ 17th सेंचुरी मुगल पेंटिंग बताई गई है, कैसे यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, यहाँ पर वो काम कर रहे हैं ये लोग, और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो ये भी एक बंदा काम कर रहा है, ये खेतों में काम किया जा रहा है, वो आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं। पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो हम यहाँ पर बात करेंगे पीजेंट्स की और एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और पीजेंट्स जो है इन दोनों का, क्योंकि पीजेंट्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे पीजेंट की और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी, जो बेसिक यूनिट थी एग्रीकल्चर सोसाइटी की वो विलेज थी, इनहेबिटेटेड बाय पीजेंट्स, और यहाँ पर कौन रह रहे थे, कौन लोग रह रहे थे, हाँ, पीजेंट जो है वो इन इलाकों में रह रहे थे। हु परफॉर्म द मैनीफोल्ड सीजनल टास्क, ये लोग कई सारे टास्क जो है सीजनल टास्क जो है उसको किया करते थे, दैट मेड अप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर, जिससे क्या हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरी साल हो सके, इसके लिए वो लोग कई तरीके से काम किया करते थे, कई सारे काम किया करते थे थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि कौन कौन से काम हो गए, पूरी साल जो लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि इसमें हो गया टिलिंग द सोइल, क्या हो गया, टिलिंग द सोइल, सोविंग सीड्स, टिलिंग द सोइल, सोइल को टिल करना, सही करना, और सोइंग करना, बीज बोना, हार्वेस्ट करना द क्रॉप को व्हेन इट वाज राइप, जब वो पक जाए तो उसे काटना। फर्दर दे कंट्रीब्यूटेड देयर लेबर टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स सच एज शुगर एंड ऑयल, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे देयर लेबर टू द प्रोडक्शन, देयर लेबर टू द, अपनी जो लेबर है वो किस लिए दे रहे हैं, ये प्रोडक्शन के लिए, ये जो काम है वो कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स, किसके लिए, एग्रो बेस्ड गुड्स के लिए, सच एज शुगर एंड ऑयल, जैसे कि शुगर और ऑयल, ये सब काम किया करते थे। बट रूरल इंडिया वॉज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय सेटल्ड पीजेंट्स प्रोडक्शन अलोन, लेकिन हम यहां पर बात करें, रूरल इंडिया जो है वो सिर्फ अकेला कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता बाय सेटल पीजेंट प्रोडक्शन अलोन, अकेला सिर्फ हम पीजेंट प्रोडक्शन की बात नहीं कर सकते, अकेला पूरा सिस्टम, पूरा रूरल इंडिया को हम सिर्फ पीजेंट प्रोडक्शन पर नहीं छोड़ सकते। सेवरल काइंड्स ऑफ एरियाज सच एज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ड्राई लैंड, हम कुछ ऐसी जगहों की भी बात करेंगे, जैसे कुछ एरिया ऐसे थे जो ड्राई थे, जो अच्छे एरियाज थे, जो फर्टाइल एरियाज थे, वहां पे तो खेती की जा रही थी, लेकिन जो इलाकों पर, जो इलाके सूखे थे, यहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, या तो वो ड्राई लैंड थे या फिर वो हिली रीजन्स थे, वर नॉट कल्टीवेबल, जो कैसे नहीं थे, कल्टीवेबल नहीं थे, वहां पर कल्टीवेशन नहीं हो सकता था, इन द सेम वे एज द मोर फर्टाइल, सेम वे में वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, फर्टाइल नहीं थे, एक्सपेंसेस ऑफ लैंड। और इसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है
कि वर नॉट कल्टिवेबल इन द सेम वे, मतलब कहने का वो उतने जो फर्टाइल इलाके हैं, उतने फर्टाइल इलाके हैं उन जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और इन जगहों पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, तो ये लोग जो टैक्सेस वगैरह हैं वो कैसे देंगे, वो सारी बातें यहाँ पे तो कैसे कर रहे थे, वो सब एक्सपेंसेस था लेट। अब इन जगहों पर अगर आपको खेती करना है तो बहुत ज़्यादा आपको खर्चा आने वाला था, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटीज लेके आना पड़ेगी वहाँ पर, वो सब। इन एडिशन फॉरेस्ट एरियाज मेड अप आ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ टेरिटरी। और हम बात करें यहां पर फॉरेस्ट एरियाज मेड अप आ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ टेरिटरी। हाँ, इन एडिशन फॉरेस्ट एरियाज जो है मेड अप ऑफ पर्टिकुलर बने हुए थे एक टेरिटरी में, प्रोपोर्शनल टेरिटरी थी एक। वी नीड टू कीप दिस वेरी टोपोग्राफी। हाँ, हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत होगी, इसके एक पर्टिकुलर जो एक टोपोग्राफी की थी, जो एक सोइल का जो कंट्रीब्यूशन था, एरिया था। टोपोग्राफी का मतलब होता है अलग अलग जगह का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम टोपोग्राफी कहते हैं। इन माइंड व्हेन डिस्कसिंग एग्रेरियन सोसाइटी, तब हम इस चीज पर भी ध्यान देंगे। देखो, कोई एरिया है पर्टिकुलर जो फर्टाइल है और वहां पर खेती अच्छी होती है, तो ये लोग टैक्स आराम से दे सकते हैं। और कोई एरिया ऐसा है जो ड्राई है, तो ये लोग टैक्स कैसे देंगे, यहाँ की ज़मीनें इतनी अच्छी नहीं है, तो ये लोग कैसे देंगे, फिर कैसे करेंगे ये सब काम। तो ये सब बातें जो है हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो अब सबसे पहले बात करेंगे लुकिंग फॉर सोर्सेस की। 1.1 में हम बात करेंगे लुकिंग फॉर सोर्सेस। अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ रूरल सोसाइटी डज नॉट कम फ्रॉम दोज हु वर्क द लैंड। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वर्किंग ऑफ रूरल सोसाइटी की, डज नॉट कम फ्रॉम, वो कहां से नहीं आती, दोज, उन लोगों की तरफ से जो वर्क कर रहे थे कहां पर, लैंड एरिया पर। एज पीजेंट्स डिड नॉट राइट अबाउट देमसेल्फ। देखो, पीजेंट्स जो थे, अब हमें इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने बारे में कोई अकाउंट नहीं छोड़ा है, इन लोगों ने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हमारे पास ज्यादा इनकी तरफ से या इनकी लिए कोई हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। एज पीजेंट डिड नॉट राइट अबाउट देमसेल्फ, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा। अवर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th, अगर हम बात करें मेजर सोर्स की, हमारे पास एक मेजर सोर्स जो है किसके लिए, एग्रेरियन हिस्ट्री के लिए, कि हम पता लगा सकें कि एग्रीकल्चरल बेस्ड जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, कैसी हिस्ट्री रही है इसकी, ऑफ द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज। किसकी? 16th और अर्ली 17th जो सेंचुरीज रही हैं, आर क्रोनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट। वो हमें सिर्फ कहां से पता चलती हैं, जो मुगल कोर्ट में जो लिखा गया, जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, क्रॉनिकल्स मतलब है अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स टेक्स्ट, दस्तावेज, ठीक है, अकाउंट्स टेक्स्ट या दस्तावेज जो लिखे गए थे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर है किंग्स एंड क्रोनिकल, जो आपका चैप्टर कट है, ठीक है, उसके अंदर सेंचुरीज आर क्रोनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जो आपके सिलेबस में नहीं है, कट है, तो पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे हिस्ट्री का, आफ्टर देन ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनिकल, इसमें से अगर हम बात करें मुगल एरा के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनिकल्स की बात करें, टेक्स्ट की बात करें, तो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमारे सामने निकल करके आता है, जिसका नाम है आयनाए अकबरी। जो किसने लिखा था? अबुल फजल ने, जो कौन था? अकबर का 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। तो आयनाए अकबरी की बात करेंगे। इन शॉर्ट, जो आइन है पर्टिकुलर, इन शॉर्ट द आइन, इसको आइन भी कह सकते हैं, सेक्शन नंबर 8 में ये चैप्टर हमारा है, इसमें हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। ऑथर्ड बाय अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल, किसकी तरफ से लिखा गया था? अकबर के कोर्ट हिस्टोरियंस की तरफ से, जिसका नाम था अबुल फजल, और जो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक था, 9 जेम्स जो थे अकबर के। दिस टेक्स्ट मेटिकुलसली रिकॉर्डेड, इसने बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से क्या किया? रिकॉर्ड किया, जो अरेंजमेंट्स थे मेड बाय द स्टेट टू इंश्योर कल्टीवेशन। तो किसकी तरफ से? इस चीज पर ध्यान रख करके, स्टेट टू इंश्योर कल्टीवेशन, ये चीज पर ध्यान रख के कि कल्टीवेशन कैसा हो रहा है,
कैसा हुआ है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है इसके अंदर। टू इनेबल द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसीज ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर इनेबल करना कि जो कलेक्शन हुआ है रेवेन्यू का, यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देना कि पर्टिकुलर जो जिन लोगों का ये काम था वो लोग इस चीज़ पर ध्यान दिया करते थे, जो एजेंसी का ये काम था वो ध्यान दिया करते थे कि कितना कल्टीवेशन हो रहा है, किस जगह पर कितना कल्टीवेशन हुआ, सब कुछ का ध्यान रखना होता था, ज़मीनें कैसी थी, क्या थी, सब कुछ। रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रूरल मैग्नेट्स द जमींदार। सुनो, बाय द एजेंसीज ऑफ द स्टेट एंड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रूरल मैग्नेट्स द जमींदार। इन्हें रूरल मैग्नेट्स कहा गया है जमींदार को, क्योंकि ये लोगों से बिल्कुल चिपके हुए थे, लोगों के बीच में रहते थे, तो इन लोगों को काम दे दिया गया, आप क्या करोगे, टैक्सेस को कलेक्ट करोगे, इनको काम दिया गया था, तो इन्हें रूरल मैग्नेट्स भी कहा गया। द सेंट्रल पर्पस ऑफ द आइन, जो सेंट्रल पर्पस था आइन को लिखने का, वो क्या था, वॉज टू प्रेजेंट अ विजन ऑफ अकबर्स एम्पायर। वो एक विजन बताना था अकबर के एम्पायर का। क्या विजन है, वेयर सोशल हार्मनी जो है वो प्रोवाइडेड थी बाय अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। किसकी तरफ से, एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास की तरफ से। तो सेंट्रल पर्पस था आइन को लिखने का, वो क्या था कि अकबर का विजन जो था उस पर फोकस करना था, और यहाँ पर पूरे तरीके से अकबर के एम्पायर में जहाँ पर क्या है, सोशल हार्मनी प्रोवाइड की जाए। सोशल हार्मनी वॉज प्रोवाइडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। सोशल हार्मनी क्या की जाए, लोगों को पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास की तरफ से दी जाए लोगों को। एनी रिवॉल्ट और असर्शन ऑफ ऑटोनोमस पावर अगेंस्ट द मुगल स्टेट वॉज, किसी भी तरीके का रिवॉल्ट, किसी भी तरीके का रिवॉल्ट या किसी भी तरीके का असर्शन किसके खिलाफ, ऑटोनोमस पावर के खिलाफ। जो मुगल स्टेट थी वो ऑटोनोमस पावर थी, उसके खिलाफ किसी भी टाइप का आप क्या कर रहे हो, रिवॉल्ट कर रहे हो उसके खिलाफ, या उसके लिए आप क्या कर रहे हो, असर्शन कर रहे हो किसी भी टाइप का, वॉज इन द आईज ऑफ द ऑथर ऑफ द आइन। किसकी आंख से, आइन जो लिख रहा है उसकी तरफ से अगर हम कहें, वो कह रहा है यहां पर प्रेडिस्टेंड टू फेल, हो ही नहीं सकता था कि कोई यहां पर रिवॉल्ट कर दे या असर्शन कर दे, तो यहां पर आइन लिखने वाले की नजर से नहीं किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था, हाँ, नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर कोई करता तो उसको क्या कर दिया जा सकता था, कंट्रोल कर लिया जा सकता था। इन अदर वर्ड्स, वट एवर वी लर्न फ्रॉम द आइन, हम कुछ भी पढ़ते हैं आइन के लिए, आइन से, अबाउट पीजेंट्स रिमेन्स अ व्यू फ्रॉम द टॉप। वट एवर वी लर्न फ्रॉम द आइन, हम कुछ भी पढ़ते हैं अगर आइन से, अबाउट पीजेंट्स, किसके बारे में, पीजेंट्स के बारे में, रिमेन्स अ व्यू फ्रॉम द टॉप, तो हमें ये सारी चीजें दिखाई देंगी कहां पर, टॉप। फॉर्चुनेटली हाउएवर द अकाउंट ऑफ द आइन कैन बी सप्लीमेंटेड बाय डिस्क्रिप्शंस कंटेन्ड इन सोर्सेस, और अगर हम बात कर लें, फॉर्चुनेटली हाउएवर जो अकाउंट है आइन कैन बी सप्लीमेंटेड बाय डिस्क्रिप्शंस, उसको सप्लीमेंट किया गया, उसमें डाली गई हैं चीजें, हर चीज के डिस्क्रिप्शंस जो है वो उसमें डाले गए हैं। कंटेन्ड इन सोर्सेज, जो पर्टिकुलर सोर्सेज से कंटेन्ड है, दिए गए हैं उसमें, इमेनेटिंग फ्रॉम रीजन्स अवे फ्रॉम द मुगल कैपिटल, जो पर्टिकुलर हम बात करें जो इमिनेट होता दिखाई देता है हमको कहाँ से, फ्रॉम रीजन्स अवे, वो सारी एरियाज जहाँ पर, वो सारे एरियाज अवे फ्रॉम द मुगल कैपिटल, जो कहाँ से थे, जो मुगल कैपिटल से बहुत दूर थे, जो मुगल कैपिटल से क्या थे, हाँ, मुगल कैपिटल से बहुत दूर थे, वो सब वहां तक भी क्या किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था। दीज इंक्लूड डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फ्रॉम गुजरात, जैसे कि हम बात करें, इसमें इंक्लूड है डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हमें कहां से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, डेटिंग फ्रॉम द 17th and 18th सेंचुरी, जो कहां से डेट किए गए, बताए जा रहे हैं 17th और 18th सेंचुरीज के हैं। फर्दर जो एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर हम बात करें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, हम इसको कहां पर देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 में हम देखने वाले हैं
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं उसमें क्या बताया गया है, हाँ जो चैप्टर 10 में हमको मिलेगा, प्रोवाइड अस विद यूजफुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया का एक एग्रारियन रिलेशंस के साथ क्या कैसा रिलेशन था, क्या सिस्टम था, वो सब कुछ हमें डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोर्सेज थे वहां से, रिसोर्सेज थे जो उन्होंने लिखा था उनकी तरफ से। ऑल दीज सोर्सेज रिकॉर्ड इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीजेंट्स, और इन रिकॉर्ड्स में आपको क्या भी दिखाई देगा कि पीजेंट्स के संग होने वाले हाँ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें आ जाएगा हमारा, इसमें बनाया गया था एक डेक्कन राइट्स हुए थे, जो डेक्कन राइट्स हुए थे उसके ऊपर एक कमीशन भी बनाई गई थी बाद में। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में। जमींदार्स एंड द स्टेट, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो किसके साथ हुए, पीजेंट्स के साथ, जमींदार्स के साथ और स्टेट के साथ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द प्रोसेस दे गिव अस एन इंसाइट इनटू पीजेंट्स परसेप्शन ऑफ, अगर हम बात करें इस प्रोसेस की कि जो हमें यहां पर दी गई है कि जो पर्टिकुलर उसके अंदर इंसाइट में थी पीजेंट्स परसेप्शन के ऑफ एंड देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट, और इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि कितना फेयर करे उनके साथ, स्टेट उनके साथ कितना अच्छा करे, वो सब जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सब हमें यहां पर दिखाई देती। 1.2 आ जाएगा, पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स। पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स, द टर्म विच इंडो पर्शियन सोर्सेज, जो इंडो पर्शियन सोर्सेज से आते हैं मुगल पीरियड के, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू डिनोट अ पीजेंट वाज रैयत। तो यहां पर हमारे सामने एक वर्ड आया जो है रैयत, जो प्लूरल है रियाया का। रियाया का प्लूरल है। सो यहां पर अगर हम बात करें इसमें और मुजरियान, रियाया, तो यहां पर इसको कहा जा रहा है रैयत, और मुजरियान किसे कहा जा रहा है, पीजेंट्स को, ठीक है। इन एडिशन वी ऑल्सो एनकाउंटर द टर्म्स किसान और आसामी, और हमें यहां पर क्या और वर्ड भी मिलेगा देखने को, किसान और आसामी वर्ड भी मिलेगा देखने को। सोर्सेज ऑफ द 17th सेंचुरी, अगर हम बात करें 17th सेंचुरी के सोर्सेज की, रेफर टू टू काइंड्स ऑफ पीजेंट्स, तो यहां पर हमको दो टाइप के जो पीजेंट्स हैं वो दिखाई देते हैं। एक पहला है खुदा कास्ता, खुदा काश्ता, दूसरा है पही काश्ता, ठीक है। पहला है खुद काश्ता, दूसरा है पही काश्ता। हाँ, खुद काश्ता और पही काश्ता, तो यहां पर समझें खुद और पही, तो जैसे कि नाम खुद से दिया हुआ है, खुद मतलब सेल्फ, ठीक है। पही तो दूसरे के, यहां पर समझे बात को क्या है, लिखा है द फॉर्मर वर रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज, ये लोग सब रेसिडेंट्स हुआ करते थे विलेज के, और इसी के साथ साथ क्या किया करते थे, विलेज के रेसिडेंट्स हुआ करते थे, इन विच दे हैड देयर लैंड्स, जहां पर इनकी जमीनें हुआ करती थी। द लेटर वर नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर्स हु बिलोंग टू सम अदर विलेज, कुछ दूसरे लोग थे जो नॉन रेसिडेंट होते थे, वहां नहीं, वहां के नहीं होते थे, दूसरी जगह से काम करने आते थे, कुछ ऐसे लोग थे। बट कल्टिवेटेड लैंड्स एल्सवेयर ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कोई भी दूसरी जगह हो सकता है, कल्टिवेबल लैंड्स को वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किया करते थे, ठीक है। पीपल बिकेम पही काश्ता इधर आउट ऑफ चॉइस, इधर आउट ऑफ चॉइस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड डिस्टेंट विलेज वर मोर फेवरेबल, और आदमी क्या होता था, पही काश्ता कब बनता था, खुद काश्ता मतलब अपनी जमीन है, काम कर रहा है, पही काश्ता दूसरे की जमीन पर काम करने वाला आदमी है। अब वो क्यों कर रहा है, अब उसके लिए बताया गया है कि यहां पर कि आउट ऑफ कंपल्शन, कि वहां पर अब कुछ है ही नहीं, आउट ऑफ कंपल्शन में है टैक्सेस का बढ़ जाना, ठीक है, इसकी वजह से वो अपनी जमीन को छोड़ देता है, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर काम करता है, दूसरे की खेत पे काम करता है, या उसको बटाई पर ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आफ्टर अ फेमाइन, और वहां पर कभी कभी क्या हो जाता था, फेमाइन आ गया,
ठीक है, और फेमाइन आई इसकी वजह से परेशानी हो गई। अब वहां पर भूकंप, बाढ़ कुछ भी आ गई, फसल खराब हो गई, टैक्सेस डिमांड हाई है, कहाँ से देंगे, तो अपनी ज़मीनों को छोड़ के दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम क्या, परिकाष्ठा। खुद का तो खुद से है, खुद की ज़मीन पर काम करना। ठीक है, सेल्डम डिड द एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो हमें दिखाई देती है सेल्डमली। एवरेज पीजेंट की जो एवरेज पीजेंट जो था नॉर्थ इंडिया में पोसेस करता था, उसके पास हुआ करता था मोर देन अ पेयर ऑफ बुलक्स। क्या हुआ करता था उसके पास, मोर देन अ पेयर ऑफ बुलक्स, मोर देन अ पेयर ऑफ बुलक्स एंड 2 प्लग्स उसके पास हुआ करते थे। कौन, एवरेज पीजेंट की बात बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, ये एवरेज पीजेंट बताया जा रहा है। एंड 2 प्लग्स मोस्ट पोसेस इवन लेस, और कभी कुछ के पास तो ये भी नहीं हुआ करता था। किसके बारे में बताया जा रहा है, ये एवरेज पीजेंट की बताई जा रही है। गुजरात की बात करें, पीजेंट प्रोसेस कर रहा है अबाउट 6 एकर्स ऑफ लैंड। पीजेंट्स यहां पर प्रोसेस कर रहे थे 6 एकर्स ऑफ लैंड को, वर कंसीडर्ड टू बी एफ्लुएंट। गुजरात में पीजेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, इनके पास 6 एकड़ जमीन जिसके पास हुआ करती थी, कितनी, 6 एकड़, उसे एफ्लुएंट माना जा रहा है, मतलब अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, उसे अच्छा किसान माना जा रहा है। बंगाल में ऑन द अदर एंड 5 एकड़ वॉज द अपर लिमिट ऑन एवरेज पीजेंट फार्म। एकड़ वॉज द अपर लिमिट ऑफ एन एवरेज, 5 एकड़ वॉज द अपर लिमिट ऑफ एन एवरेज। तो बंगाल के अंदर अदर एंड, पहले हम क्या कह रहे थे, 6 एकड़ जो जमीन जिसके पास हुआ करती थी उसको कंसीडर क्या किया जा रहा है, एफ्लुएंट, ये अच्छा है। और बंगाल में दूसरी तरफ बात करें, 5 एकड़ वाले को क्या माना जा रहा है, अच्छा माना जा रहा है। याद रखना 5 एकड़ वाली जमीन के जिसके पास 5 एकड़ पीजेंट फार्म है उसको अच्छा कहाँ माना जा रहा था, बंगाल के अंदर। ठीक है, 10 एकड़ वुड मेक वन अ रिच आसामी, और 10 एकड़ जिसके पास होगा वो क्या कहलाएगा, रिच आसामी कहलाएगा। कल्टीवेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। कल्टीवेशन किस पर बेस्ड था, इंडिविजुअल ओनरशिप। क्या, इंडिविजुअल ओनरशिप पर। याद है बर्नियर क्या कह रहा था, लैंड ओनरशिप कैसी थी, क्राउन ओनरशिप थी, लैंड ओनरशिप नहीं थी। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में हमको रेफर किया गया था कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको क्या बताया जाएगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल ओनरशिप थी, इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ किसके हाथ में था, क्राउन के हाथ में था या प्रिंस के हाथ में था या राजा के हाथ में था। जबकि बर्नियर यहाँ पर कह रहा था, तो बाद में यहाँ पर हमें बताया गया था उस टाइम पर जब भी आप मैंने को पढ़ाया था कि अबुल फजल के डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है या उसके क्रोनिकल से हमें पता चलता है कि क्राउन ओनरशिप नहीं थी। ठीक है, पीजेंट्स लैंड जो थे वर बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड्स ऑफ अदर प्रॉपर्टी ओनर्स। तो दूसरी प्रॉपर्टी ओनर्स की चीजें बेची जाती, दूसरी प्रॉपर्टी जो बेची जाती थी वैसे ही पीजेंट्स के लैंड्स खरीदे और बेचे जाते थे। दिस 19th सेंचुरी, अगर 19th सेंचुरी की बात करें, डिस्क्रिप्शन जो है पीजेंट का होल्डिंग्स इन द दिल्ली आगरा रीजन, जो कहां पर हमें दिखाई दे रहा है, दिल्ली आगरा रीजन में, वुड अप्लाई इक्वली टू द 17th सेंचुरी, जो इक्वली अप्लाई किया जा रहा था 17th सेंचुरी में भी। द कल्टिवेटिंग पीजेंट्स या आसामीज जो हैं हु प्लग अप द फील्ड्स, जो क्या करते थे, प्लग किया करते थे फील्ड्स को, मार्क द लिमिट्स ऑफ ईच फील्ड, वो क्या करते थे, हर फील्ड को क्या कर देते थे, मार्क किया करते थे। फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन और डिमार्केशन के लिए। विथ बॉर्डर्स ऑफ रेज्ड अर्थ, विथ बॉर्डर्स ऑफ रेज्ड अर्थ, क्या कहते हैं उसको, मेड़ कहते हैं ना, मेड़, जमीनों को निशान बनाने के लिए ये जमीन यहां से यहां तक, ये जमीन यहां से, मेड़ नहीं बनाते, उसे कह रहे हैं रेज्ड अर्थ। रेज मतलब ऊंचाई, मेड़ बना दी। ब्रिक एंड थॉर्न, उस पर क्या लगा दिए, ब्रिक्स लगा दी या थॉर्न लगा दिए, कांटे, सो दैट थाउजेंड्स ऑफ सच फील्ड्स में बी काउंटेड इन अ विलेज। इसकी वजह से क्या गिनी जा सकती थी, जमीनों को गिना जा सकता था विलेज के अंदर। तो एक बात थी यहां पर पीजेंट्स के बारे में, जिसको बाबर एक शासक है जिसने अपनी बायोग्राफी लिखी अपने ऊपर ही, जिसे लिखा बाबरनामा। तो वो जब उसने ये चीज देखी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया बाबरनामा में लिखने से। वो क्या बात थी,
इन हिंदुस्तान हेमलेट्स एंड विलेजेस, हेमलेट्स एंड विलेजेस जो झोपड़ियां लगा करती थी पूरी लाइन से, और गांव के गांव जो हुआ करते थे, टाउन्स इंडेड जिसमें टाउन्स भी हैं, आर डीपॉपुलेटेड एंड सेटअप इन अ मूवमेंट, तुरंत बसते थे तुरंत उजड़ जाते थे। गांव के गांव, बस्तियां की बस्तियां, झुपड़ियां झुपड़ियां बहुत सारी तुरंत बनते थे तुरंत उजड़ जाते थे। इफ द पीपल ऑफ अ लार्ज टाउन, अगर लोग जो होते थे बड़े टाउन के, वन इनहेबिटेड फॉर ईयर्स, इवन वो वहां पर कितने साल रहे, कुछ साल वहां पर रहे, उसके बाद फ्ली फ्रॉम इट, वहां से चले जाते थे। दे डू इट इन सच अ वे दैट नॉट अ साइन और ट्रेस ऑफ देम रिमेन्स इन अ डे एंड हाफ, और पता नहीं चलता था कब गायब हो गए, और कोई नामो निशान नहीं बचता था कि यहाँ पर कोई बंदा या बंदे की जात रही करती थी, ऐसा कुछ पता नहीं चलता था। आगे, ऑन द अदर हैंड इफ दे फिक्स देयर आइज, अगर यहाँ पर उनकी आई सेटअप कर दी जाए, ऑन अ प्लेस टू सेटल, अगर उनके ऊपर हम देखें वो किसी भी जगह पर अगर रह रहे हैं, अगर आ रहे हैं किसी जगह पर, दे नीड नॉट डिग वाटर कोर्सेज बिकॉज देयर क्रॉप्स आर ऑल रेन ग्रोन, वो कोई वाटर चैनल नहीं खोदा करते थे। अगर हम उन पर ध्यान रखें, देखें उन लोगों को, तो वो कोई चैनल नहीं खोदा करते थे, क्योंकि उनकी जो फसलें उगाया करते थे वो काय से उग जाती थी, रेन के वाटर से उगाया करती थी। और इसी के साथ साथ they need not dig water courses because their crops are all rain grown, and as the population of Hindustan is unlimited it swarms in, और यहाँ पर इस बेस पर हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कैसी होती थी, अनलिमिटेड होती थी। दे मेक अ टैंक, ये लोग टैंक और अ वेल बना लिया करते थे। दे नीड नॉट बिल्ड हाउसेज और सेटअप वॉल्स, ये कोई घर दीवार नहीं बनाया करते थे। तो जो घर बनाते थे वो काय से बनाते थे, खस की ग्रास से, खस, ठीक है, फ्यार कहते हैं इसको, फ्यार घरों पे बिछाते हैं ऊपर, वो उससे बनाते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती थी। वुड जो है वो अनलिमिटेड थी। हट्स आर मेड एंड स्ट्रेट अवे देयर इज अ विलेज और अ टाउन, और इसलिए एक लाइन बाय लाइन में पूरा विलेज और टाउन बन जाया करता था। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, द अबेंडेंस ऑफ लैंड, जो लैंड का अबेंडेंस था, अवेलेबल लेबर थी, और जो मोबिलिटी थी पीजेंट्स की, वो 3 फैक्टर्स में बताई जा रही है आपको। सो 3 फैक्टर से अकाउंटेड किया जा रहा है कि एक कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन था एग्रीकल्चर का, किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंस हो रही थी, बढ़ रही थी, किस तरीके से एक्सपेंड हो रही थी, उसको 3 फैक्टर में बताया जा रहा है। सिंस जो प्राइमरी पर्पस है एग्रीकल्चर का इज टू फीड पीपल, सबसे पहला प्राइमरी पर्पस था लोगों को खिलाना। बेसिक स्टेपल सच एज राइस, जिसमें बेसिक स्टेपल फूड कौन सा हो गया भाई, राइस हो गया, बीट हो गया, मिलेट्स हो गया, बट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप, सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। एरियाज विच रिसीव 40 इंचेस और मोर, और वो एरियाज जहां पर 40 इंचेस या से ज्यादा रेनफॉल हुआ करती थी एक ईयर में, कब, पूरे साल के अंदर इतनी क्रॉप हुआ करती थी, तो वहां पर क्या होता था, वर जनरली राइस प्रोड्यूसिंग जोन्स, क्या कहा जा रहा है उनको, जहां पर 40 इंचेस क्या हो रही है, हाँ 40 इंचेस की जो बारिश हो रही है उसको क्या कहा जा रहा है, राइस प्रोड्यूसिंग जोन कहा जा रहा है। फॉलोड बाय व्हीट एंड मिलेट्स, और इस चीज को व्हीट और मिलेट्स भी जो है फॉलो कर रहे थे। करस्पॉन्डिंग टू अ डिसेंडिंग स्केल ऑफ प्रेसिपिटेशन, और कोई भी चीज करस्पॉन्डिंग टू अ डिसेंडिंग, सारी जो फसलें हैं, जैसे मान लो 40 इंचेस जो है उसको क्या कहा जा रहा है, राइस जोन कहा जा रहा है। यहां पर कितनी बारिश हो रही है, 40 इंचेस हो रही है, उसको राइस जोन कहा जा रहा है। अब जिस जगह पर 35 हो गई, 30 हो गई, उसके अकॉर्डिंग जो एरियाज हैं उसमें फसलें जो हैं वो बटेंगी, लिखा है ना डिसेंडिंग, मतलब 40 से कम होना, 40 से क्या हो रही है, कम, तो डिसेंडिंग है। स्केल ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कहते हैं बारिश होने को, तो बारिश जैसे जैसे कम होती जाएगी उस हिसाब से क्या बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन, किसी भी ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो इस बेस पर बटेगा कि कहां पर क्या करना है। मॉनसून रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मॉनसून को शुरू से क्या कहा जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर की मॉनसून, हाँ क्या है भाई, बैकबोन है।
एज दे आर इवन टुडे, जैसे कि आज भी है, बट देयर वर क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको एक्स्ट्रा पानी भी लगता है। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन हैड टू बी डिवाइस्ड फॉर दिस, इसलिए यहां पर क्या किया गया था, आर्टिफिशियल सिस्टम भी रखा गया था, क्या करने का, इरिगेशन करने का। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, दो पिक्चर दिख रही हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, तो किस तरीके से चलेगी वो बताया गया यहाँ पे आपको। पहले एक पिक्चर ये दी गई है, फिर इसका पूरा प्रॉपर दिया गया है कैसे चलता था, ठीक है। ये क्या लगा है इसमें, बाल्टियां लगी हुई हैं, ये भर के आएंगी अपने आप, पानी उड़ेल देंगी इसके ऊपर, इसके ऊपर, और यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, जा रहा है ना। इसकी पूरी प्रोसेस बताइए आपको। इरिगेटिंग ट्रीज एंड फील्ड्स किस तरीके से इरिगेट किए जा रहे थे। दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बाबरनामा, ये एग्जाम्पल कहां से लिया गया, बाबरनामा से, ठीक है। दैट डिस्क्राइब द इरिगेशन डिवाइसेस द एम्परर ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थर्न इंडिया। तो इरिगेशन डिवाइसेस जो लगी थी एम्परर ने जो ऑब्जर्व करी है नॉर्थ इंडिया में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान कंट्री इज सिचुएटेड ऑन लेवल लैंड, पर्टिकुलर जो एरिया है एक लेवल लैंड पर सिचुएटेड है। Many though its towns and cultivated lands are, it nowhere has running waters. Nowhere running water. वो कह रहा है कि यहाँ पर जो towns और cultivated lands हैं वहाँ पर क्या है, nowhere has running waters. मतलब कुछ जगह ऐसी हैं और कुछ जगह पर्टिकुलर यहाँ पर ज़रूरत है पानी की। For water is not at all a necessity in cultivating crops and orchards. So water is not at all a necessity. सो यहाँ पर वाटर इज नॉट एट ऑल, हर जगह पर नहीं जरूरत थी, हर जगह पर पानी की जरूरत नहीं थी, मतलब कुछ क्रॉप्स होती है जहां पर पानी जरूरत होती है, कुछ में नहीं होती। सो कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स को, ऑटमन क्रॉप्स ग्रो बाय द डाउनपोर ऑफ द रेन्स देमसेल्फ। ऑटमन क्रॉप्स काहे से उग जा रही हैं, काहे से उग जा रही हैं, जो पानी आ रहा है रेन का उससे उग जा रही हैं। एंड स्ट्रेंजर इज दैट स्प्रिंग क्रॉप्स ग्रोन इवन व्हेन नो रेनफॉल्स, स्प्रिंग क्रॉप्स उगाई जा रही हैं जब रेनफॉल नहीं है तब भी, ये चीज स्ट्रेंज करने वाली थी। हाउएवर टू यंग ट्रीज वाटर इज मेड टू फ्लो बाय मींस ऑफ बकेट्स और व्हील्स। इसमें देखा जा रहा है कि छोटे छोटे पौधे हैं उनको पानी दिया जा रहा है, किससे, बकेट से और व्हील को यूज करके पानी दिया जा रहा था। लाहौर में दीपालपुर के अंदर, बोथ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इस कहां पर है आज, पाकिस्तान में, एंड लाहौर भी और दीपालपुर भी, एंड दोज अदर पार्ट्स, कुछ दूसरे पार्ट्स भी थे। पीपल वाटर बाय मीन्स ऑफ अ व्हील, लोग जो है पानी को कैसे दे रहे हैं, व्हील से निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। दे मेक टू सर्कल्स ऑफ रोप, वो क्या करते हैं, सर्कल्स बनाते हैं रोप पर, जो सर्कल बनाते हैं, और इसी के साथ साथ क्या करते हैं, लॉन्ग इनफ टू सूट द डेप्थ ऑफ द वेल, लॉन्ग इनफ, तो उसको कहां तक ले जाते हैं, रस्सी को कहां तक ले जाते हैं, जमीन की कुएं की गहराई तक। एंड ऑन दीज फैस्टन पिक्चर्स, और उसमें आगे वो व्हील पर क्या बंधे होते हैं, मटके या बाल्टी जो भी हो बंधी होती थी। द रोप विद द वुड एंड अटैच पिक्चर्स आर पुट ओवर द व्हील वेल, और जो रोप खींची जा रही है उनको तो बांधा गया है, मटकों को बहुत अच्छे से किस पर बांध दिया गया है, व्हील पर बांध दिया गया है। एट वन एंड ऑफ द व्हील, एक वन एंड पर व्हील के एक एक्सल जोड़ा गया है। अ सेकेंड व्हील इज फिक्स्ड, उस एक्सल पर किसको फिट कर दिया गया है, सेकेंड व्हील को। ये आपको तरीका बता रहे हैं बनाने का, कैसे बनाएंगे, पूरा उसकी जो मैकेनिज्म है वो आपको पूरा लिखकर बताया है। एंड क्लोज टू इट अनदर ऑन एन अपराइट एक्सल, और उसको बिल्कुल जो दूसरा एक्सल है उसको बिल्कुल बराबर में लगाया गया है। अभी बता दूंगा पिक्चर से। द लास्ट व्हील द बुलक टर्न्स, लास्ट व्हील में जैसे ही कौन घूमता है, वो जो बैलों की जोड़ी है वो जो घूमती है, फिर उसके बाद क्या होता है, विद द लास्ट व्हील द बुलक टर्न्स इट्स कैच इन द टीथ ऑफ द सेकेंड व्हील एंड दस द व्हील विद द पिक्चर्स इज टर्न। जब इधर से, जब यहां वाले घूमेंगे तो इससे लगा हुआ जो यहां पर किस में लगा है, जो नीचे व्हील लगे जिस पर वो लिपटा हुआ है, क्या जिस पर वो व्हील पर वो लगे हुए हैं पिक्चर्स,
तो जैसे ही हम यहाँ से गोल गोल घुमाते हैं तो यहाँ पर जो हमने एक्सल लगा रखा है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर वाली जो बाल्टियाँ वो भी क्या होना शुरू हो जाती हैं, घूमना शुरू हो जाती हैं। अ ट्रफ इज सेट वेयर द वाटर एम्प्टीज, और एक एरिया बना लिया गया है जहाँ पर पानी खाली होता है फ्रॉम द पिचर, जो पानी लिया जा रहा है वेल से, एंड फ्रॉम दिस द वाटर इज कन्वेड एवरीवेयर, और पानी कहाँ पहुँच जाता है, हर जगह पहुँच जाता है। देखो ये सब बताया है, ये घूम रहा है, ये एक्सल जोड़ दिया गया है यहाँ पर, ये एक्सल जोड़ा हुआ है। जब ये वाला गोल गोल घूमता है तो यहाँ पर जब ये गोल घूमेगा तो ये वाले भी घूमते जाएंगे पहिए, और जब ये घूमेंगे नीचे वाले तो ये कहाँ जुड़े आएंगे, नीचे कहाँ गए, कुएं में, वो घूमेगा गोल गोल ये वाला। जब ये घूमे, ये वाला एक्सल है ना जो इसमें से आया है तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो जब ये घूमेगा तो ये पानी आता जाएगा उसमें। empties from the pitchers and from this the water is conveyed everywhere, पहुंच जाता है हर जगह। इन आगरा चंदावर में चांदवार या चंदावर, बयाना ऑल इन प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है। एंड दोज पार्ट्स अगेन अगर हम देखें, पीपल वाटर विद अ बकेट, लोग जो है वो किससे निकाल रहे हैं पानी, बकेट से। एट द वेल एज दे सेट अप अ फॉग ऑफ वुड, एक सही जगह पर उन्होंने फॉग ऑफ वुड जो है वो लगा रखी है, जैसे वो पानी में देखा होगा ना ऐसे करके लगा होता है, और यहाँ पर एक पहिया लगाया जाता है गोल, इस पर रस्सी लपेट दी जाती है और पानी जाती है नीचे, यहाँ से खींचते हैं इसको रस्सी को, पानी नीचे, ठीक है। पीपल वाटर विद अ बकेट एट द वेल एज दे सेट अप अ फॉग ऑफ वुड हैविंग अ रूलर एडजस्टेड बिटवीन द फॉक्स, रोलर को कहाँ एडजस्ट कर दिया है, उस फॉग में, ये पूरा ये रोलर चल रहा है इस पर, और ये खींचेंगे रस्सी को तो बकेट नीचे जाएगी फिर ऊपर। Put the rope over a roller and ties its other end to the bullock. One person must drive the bullock, another empty the bullock. और दूसरा वाला क्या कर लेता है, another empty the bucket। ये भी तरीका था, या एक जो तरीका हमने पहले पढ़ा था वो भी तरीका था पानी को निकालने का। The spread of tobacco, तंबाकू का बढ़ना। दिस प्लांट विच अराइज फर्स्ट, ये जो प्लांट है पहले आया इन द डेक्कन, कहां पर आया, तंबाकू का पौधा, ठीक है। स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी, और फैल गया नॉर्दर्न इंडिया में अर्ली ईयर्स में 17th सेंचुरी में। आइन बताता है डज नॉट मेंशन, द आइन डज नॉट मेंशन टोबैको इन द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया। आइन ने तंबाकू को क्रॉप की लिस्ट में नहीं बताया, जो तो नहीं कहेंगे स्टेपल फूड है खाओ, है ना। अकबर एंड हिज नोबल्स केम अक्रॉस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604। अकबर और उसके नोबल्स ने पहली बार 1604 में किसको देखा था, तंबाकू या तंबाकू के पौधे को देखा था। एट दिस टाइम स्मोकिंग टोबैको इन हुक्काज, और चिलम में इसको पिया जाता था। सीम्स टू हैव कॉट ऑन अ बिग वे, और इनको देखा गया, और इसको जब देखा गया तो एक बहुत बड़े, मतलब पहले तो देखा था ठीक है, जब बाद में देखा तो ये बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसको यूज कर रहे थे। जहांगीर वॉज सो कंसर्न्ड अबाउट हिज एडिक्शन दैट ही बैंड इट, और जहांगीर इसको तंबाकू के जो बढ़ रही थी दिन पे दिन, इसको लेकर के बड़ा टेंशन में था जहांगीर, और उसने क्या करवा दिया, तंबाकू को बैन करवा दिया था। दिस वॉज टोटली इनइफेक्टिव बिकॉज बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या रहा, और ये पूरी तरीके से क्या रहा, इनइफेक्टिव रहा, क्योंकि 17th सेंचुरी में ये इंडिया के हर कोने में पहुंच चुकी थी। आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन, मेजर आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन बन चुका था। कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑल ओवर इंडिया, कल्टीवेशन और ट्रेड, कल्टीवेशन हो रहा था इसका और ट्रेड हो रहा था पूरे इंडिया के अंदर। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कर रहा था, रिसीव स्टेट सपोर्ट एज वेल। इरिगेशन के प्रोजेक्ट को किसका सपोर्ट भी मिला हुआ था, स्टेट का। फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्दर्न इंडिया द स्टेट अंडरटूक डिगिंग ऑफ न्यू कैनाल्स, स्टेट ने क्या करवाया, क्या खुदवाए, नए न्यू कैनाल्स को खुदवाया, नहर या नाला उसको कह सकते हैं। एंड ऑल्सो रिपेयर्ड ओल्ड वंस लाइक द, और कुछ को रिपेयर भी करवाया, जैसे कि शाह नहर पंजाब में, किसके टाइम पर, शाहजहां के टाइम पर।
तो एग्रीकल्चर वॉज लेबर इंटेंसिव, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर कैसी है, जितनी ज्यादा लेबर हो उतना कम। पीजेंट्स डिड यूज टेक्नोलॉजीज दैट ऑफन हार्नेस कैटल एनर्जी, तो यहाँ पर पीजेंट्स क्या कर रहे थे, कैटल एनर्जी को भी यूज कर रहे थे, मतलब बैलों को यूज कर रहे थे। वन एग्जाम्पल वॉज द वुडन प्लग, उसमें से पहला एक एग्जाम्पल है किसका, वुडन प्लग का, विच वॉज लाइट एंड इजिली असेंबल्ड विद एन आयरन टिप और कोल्टर। कोल्टर, तो यहाँ पर इसको इजीली असेंबल हम कर सकते हैं आयरन टिप के साथ और कोल्टर के साथ। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आयरन टिप, क्या आयरन टिप मतलब जिसमें वो बैल के साथ लगाते हैं ना, बैल के साथ जुताई होती है वो आयरन टिप, और कोल्टर। तो यहाँ पर क्या है जो मैं आपको बता रहा था, तो यहां पर यूज करना, असेंबल कर देना एक आयरन टिप के साथ या फिर कोल्टर के साथ, आयरन टिप और कोल्टर के साथ। इट देयरफॉर डिड नॉट मेक डीप फरोज, और यहां पर ये ज्यादा गहरा नहीं खोद सकता था, ज्यादा गहरा नहीं खोद सकता था, विच प्रिजर्व द मॉइस्चर बेटर ड्यूरिंग द इंटेंसली हॉट मंथ्स, क्योंकि मॉइस्चर प्रिजर्व हो जाता था हॉट सीजन के टाइम पर। अगर मॉइस्चर होगा तो आप जल्दी से उसकी खुदाई या जुताई जो है कर सकते हो, लेकिन जब मॉइस्चर निकल जाता है, ज़मीन सूख जाती है, तो वो देर में आप इतनी जल्दी उसको प्लग नहीं कर सकते। अ ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जाइंट ऑक्शन, एक ड्रिल जो है पर्टिकुलर चलाई जाती थी पेयर ऑफ जाइंट ऑक्शन के साथ, वॉज यूज टू प्लांट सीड्स, जो किस लिए यूज होते थे भाई, प्लांट करने के लिए सीड्स को। बट ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड वॉज द मोस्ट प्रेवलेंट मेथड, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग, सीड को जो फेंकना, सीड, अब तो सीड ड्रिल आती है तो एक एक करके वो जमीन में चलती जाती है, ऐसे करके बो दी जाती है, लेकिन पहले ऐसे स्कैटर करते थे, तो किसी जगह पे ज़्यादा चलेगा, किसी जगह पे कम चलेगा, ये था। बट ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड वॉज द मोस्ट प्रेवलेंट मेथड। होइंग एंड वीडिंग वर डन साइमल्टेनियसली यूजिंग अ नैरो आयरन ब्लेड विद अ स्मॉल वुडन हैंडल। होइंग एंड वीडिंग, जो होइंग करते थे, होई समझते हो, होई ऐसे चलाना, होइंग एंड वीडिंग, वीडिंग क्या है, वीडिंग क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, हाँ, तो उसे वीड्स कहते हैं हम लोग। बट डन साइमल्टेनियसली, उसको क्या कर लिया जाता था, हाँ ऐसे ही हाथ से निकाल लिया करते थे, यूजिंग अ नैरो आयरन ब्लेड, किसके साथ, नैरो आयरन ब्लेड होती थी उससे, विद अ स्मॉल वुडन हैंडल, उसमें क्या लगी होती थी, हसिया कहते हैं ना इसको, उस टाइप की चीज।